हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र। कैसे हैं आप सभी? अच्छे? क्या आप जानते हैं कि जीन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम लोगों को समझने में काफ़ी कुछ सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अपने नॉलेज द्वारा अपने स्टूडेंट्स के हर डाउट को विद कंसेप्ट दूर कर सकूँ। तो जैसे आपको पता है कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, जेनेटिक्स चल रहा है, ठीक है। उसमें भी हम क्या मेडलिज्म वाले पे टॉपिक पर है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन वाला, ठीक है। उसमें आज हम पार्ट 8 पर पहुंच गए हैं। तो हमने पार्ट 1, 2 इस तरह सीरियल से पूरा किया है। मेडलिज्म लॉ देखे हमने और आपका क्या देखा, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट देखा। तो ऐसे सिस्टमेटिक हम धीरे धीरे स्टेप करते हुए अब अपने लास्ट पॉइंट पर पहुंचे हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो में क्या किया था कि आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग का देखा था, जो कि आपके 2 टाइप है, एक क्रोमोसोमल है और एक मेडलिज्म डिसऑर्डर। मेडलिज्म डिसऑर्डर हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने 5 टाइप्स आपका डिसीज को डिस्क्राइब किया था। 2 डिसीज जो थी वो सेक्स लिंक बेस्ड थी, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस था, जो कि आपका कलर ब्लाइंडनेस और आपका हीमोफीलिया, और बाकी का जो सिक्किल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया और आपका थैलेमाइना, ये सब क्या थे, आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिसीज थी। कुछ उसमें क्वांटिटेटिव थी, कुछ क्वालिटेटिव थी, ठीक है। तो आज हम अपने क्रोमोसोमल वाले पार्ट को कवर करेंगे। क्रोमोसोमल बेस्ड जो डिसऑर्डर होता है वो कैसा होता है। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के सारे वीडियोस को या अपने कंसेप्ट क्लियर करते करते देखते जाइए, और ऐसे ही आप भी स्टेप 1, 2, 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपके भी हर चीज़ें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि आप पढ़ोगे, टाइम दोगे, तभी इसके बाद आपकी चीज़ें क्लियर होगी। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, फिर बाद में हम रिकैप करेंगे पूरे टॉपिक का, क्योंकि आपने अगर रिवीजन के साथ देखा होगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। और बाकी तो सब क्या है कि आप जितना पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आता है। तो हमारा क्या है, क्रोमोसोमल डिसीज है। ये क्या होते हैं, क्रोमोसोमल नंबर एंड क्रोमोसोमल अरेंजमेंट पर डिपेंड करते हैं कि क्रोमोसोम हमारे कैसे अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट में पढ़ाई था कि आपका जो डाउन सिंड्रोम और ये सारे के सारे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोमल मैनेजमेंट अरेंजमेंट पे ये क्या होता है, बेस रहता है। तो पहला हमारा डिसीज है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, लैंगडन ब्राउन, ये साइंटिस्ट ने किया था। इसलिए कि कौन सी, 1866 में, ठीक है। 1866 में लैंगडन डाउन ने किया था, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम, ठीक है, रखा। ये क्या है, ट्राइसोमी है। अब ट्राइसोमी याद करिए कि ट्राइसोमी क्या होता है। हमने बताया था कि जब जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कंडीशन है आपका किसी भी आपके न्यूक्लियस में, ठीक है। ये आपका क्रोमोसोम 1 पेयर, क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम 3, ये 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आफ्टर चेंज क्या हो गया, मोर देन, ठीक है, ट्राइसोमी बता रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट जो आगे फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर आपका ये 1, 1 पेयर और ये आपका सेकेंड पोजिशन पे क्या होगा, ये 2, 2 और यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, एक पोजीशन पे आपके क्या हो गए, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, 3 हो गए, ठीक है। इसे ट्राइसोमी बोलते हैं, ठीक है। हमने आपको आगे पढ़ाया है, किसमें पढ़ाया है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी, आपका पॉलीप्लॉइडी में, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी जब हमने पढ़ाया था तो उसमें आपके पढ़ाया था वहाँ पर हाइपर, हाइपो, आपका ट्राइसोमी, ये सारा, ठीक है। तो आपका ये किस पे होता है, आपका इसमें ट्राइसोमी होता है। जो हमारे क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 2n + 1, यानी कि कितना हो जाता है, 46। ये 21st क्रोमोसोम में इस तरह का चेंज देखने को मिलता है कि कैसा आपका ये, ठीक है। तो अब ये क्या है,
कि ट्राइसोमी पैटर्न पे चला जाता है, जिसमें आपका 2n+1 हो जाता है, यानी कि जहां पर पेयर में होना चाहिए वहां पर 3 हो जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। और आपका इसके देखो जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसका फीचर्स क्या दिखने लगता है पर्सन में, कि जो फिजिकली हाइट जो होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। क्या हुआ, ये आपका क्रोमोसोम पर बेस है, ठीक है, डिसीज, और इसमें ट्राइसोमी की कंडीशन हो जाती है। और आपके फीचर्स क्या आते हैं, मतलब जो भी आगे इसके जो इससे क्या रहता है, अगेंस्ट रहता है। फिजिकल हाइट क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। और आपका क्या स्मॉल राउंड जो सेल सर होता है वो स्मॉल राउंड हो जाता है और पीछे से चपटा हो जाता है। और आपका क्या होता है, ज्वाइंट जो होते हैं वो लूजनेस हो जाते हैं, ठीक है। और आपका ब्रॉड प्लैम हो जाती है। और जो आपकी फिंगर ट्रिप्स होती है ना, उसमें भी क्या हो जाता है, मैनी लूप्स हो जाते हैं, मैनी लूप्स ऑफ फिंगर ट्रिप्स। और आपका क्या फॉरवर्ड टंग्स, इस तरह की डिसीज देखने को मिलती है किसमें, आपका डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। डाउन सिंड्रोम आपका क्या है, क्रोमोसोमल नंबर अरेंजमेंट पर डिपेंड डिसीज है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या 21st क्रोमोसोम पर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, आपका क्लिफ्टेड सिंड्रोम, ठीक है। क्लिफ्टेड सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या है, आपका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें चेंज होता है, उसमें एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। तो इसमें आपका ट्राइसोमी की कंडीशन आ जाती है। जैसे कि आपका सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2, 1 पेयर होता है, यानी कि 2 होता है, XX या XY। बट ये कंडीशन में क्या होता है, 3 हो जाते हैं, XXY हो जाएगा, ये XXX हो जाएगा, ऐसे कंडीशन आ जाती है। और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, ट्राइसोमी की वजह से एक इंक्रीज कर जाता है, 46 की जगह 47 हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, ये सेक्सुअल क्रोमोसोम ट्राइसोमी होता है, उसमें आपका क्या था 21st, ये तो ऑटोसोम में गया ना, ये ऑटोसोम में गया ये, बट क्या हुआ, ये आपका किस में गया, सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की कंडीशन आई। तो इसमें क्या होता है, फिनोटाइपिक जो होता है मेल स्टेरॉइड होता है, क्या होता है कि आपका XXY हो गया, तो जो आपका फिनोटाइप चेंज होगा वो किसका होगा, मेल का। अब इसमें क्या होता है, कुछ फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि अनडेवलप्ड गोनेट्स, ठीक है, अनडेवलप गोनेट्स, सेक्स ऑर्गन, ये इसके क्या अनडेवलप होते हैं। और क्या अगेंस्ट हो जाता है, गायनोसोनेस्टिया, ये क्या होता है कि 20 जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जबकि 20 डेवलप किसका फीचर्स है, फीमेल का, बट ये फीचर्स कितने में आ जाता है, मेल में आ जाता है। तो क्या हो गया, ये डिसऑर्डर है एक तरह से। फिर आपका आता है दूसरा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है वो क्या होता है आपका, ये भी सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड हो जाता है, आपको 44 प्लस X0, यानी कि एक X जो होता है क्रोमोसोम गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मोनोसोमी की कंडीशन क्या है, क्योंकि एक ही प्रेजेंट है, एक ही एलिस प्रेजेंट है, इसलिए ये मोनोसोमी की कंडीशन हो जाती है। और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं आपके 45 हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कितने होने चाहिए आपके 44, मगर यहाँ 45 हो जाते हैं, ठीक है, 45 हो जाते हैं। मोनोसोमी है किसमें, आपका सेक्स क्रोमोसोम में। आपका जो क्लिफ्ट सिंड्रोम था उसमें क्या था, ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम पे था। और जो आपका टर्नर सिंड्रोम है इसमें क्या है, आपका सेक्स क्रोमोसोमी में क्या आया, आपका मोनोसोमी आया, यानी कि एक आपका क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसका फिनोटाइपिक क्या होता है, फीमेल क्या होती है, इफेक्टिव होती है। आपका क्लिफ्ट में क्या था, मेल डिफेक्ट हुआ था, उसमें आपका एग्जाम्पल क्या है, गायनोनेस्टिया, ठीक है, इसमें क्या है, डेवलप दिस। अब इसमें फीमेल फिनोटाइपिक हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, फिजिकल हाइट शॉर्ट हो जाती है, स्टेरॉइड हो जाती है, गोनेट्स अनडेवलप हो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रूमेडेंटली ओवरी, ठीक है, वो डेवलप नहीं होती है, ठीक है, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये हमारे क्या है, 3 डिसीज है जिनको हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंडर में स्टडी किया। अभी ये हमारा क्या था कि हमने ये किसके टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये हमने फर्दर डिवाइड 2 टाइप, क्रोमोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर और दूसरा क्या था आपका मेंडलिज्म डिसऑर्डर। मेंडलिज्म डिसऑर्डर क्या था, उसमें 5 डिसीज थी, जो कि 2 क्या थी आपकी सेक्स इनहेरिटेंस डिसीज थी, जो कि आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया था। और बाकी जो सिक्किल सेल, फेनिलकीटोनुरिया और आपका ये क्या था, ऑटोसोमल बेस थी, ठीक है। अब आपका क्रोमोसोमल में हमने 3 तरह की देखी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और आपका तीसरा क्या है, क्लिफ्ट सिंड्रोम, ठीक है, ये हमारी क्रोमोसोमल हुई। अब क्या हुआ कि ये जो हमारी डिसऑर्डर्स होती हैं इनको हम अच्छी तरीके से
और ज्यादा स्टडी किसकी हेल्प से कर सकते हैं? पीडीगरी। ठीक है, पीडीगरी एक ब्रांच है या फिर वो मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम ये सारी डिसीज को जनरेशन टू जनरेशन वो कैसे कैरी करेगी इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ये किस तरह आगे फॉलो होने वाली है, कि मतलब आपके F1 जनरेशन में अगर ये होता है तो मतलब किसमें जाके इफेक्टिव होगा, किसमें नॉर्मल होगा, इस तरह की स्टडी हम पीडीगिरी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब पीडीगिरी में क्या आता है आपका? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स और आपके मेडलिज्म डिसऑर्डर्स भी आते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम पीडीगिरी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। और फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे F1 जनरेशन में है कितने चांसेस है कि डिसीज ट्रांसफर हो सकती है और कितने चांसेस है कि कैरियर के फॉर्म में क्या होगा, एलील्स परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी हम कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग होती है, काउंसलर से हम बात करके ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी जनरेशन है उसमें कितने परसेंटेज डिसीज आने के चांसेस हैं और कितने परसेंटेज आपकी कैरियर फैक्टर आने की या कैरियर एलिस आने के ये। तो वो उससे काउंसलर से हम डिस्कस करते हैं, सारी कंडीशंस बताते हैं और ये डिपेंड करता है कि डिसीज कैसी है, क्रोमोसोमल बेस है या फिर आपका मेडलिज्म बेस। अगर मेडलिज्म बेस है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि कितने चांस हैं कि वो आपके 25% जाके आगे जनरेशन में ऑर्गेनाइज होने वाली है या फिर कितनी इफेक्टिव होने वाली है। ठीक है, फिर आपका आता है ट्रेल। अब आपके जो ट्रेल्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो क्या है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उसी पर बेस होगा। अगर वो डोमिनेंट है तो क्या होगा, एक्सेस करके आते हैं, और अगर रिसेसिव है तो बहुत कम चांस होता है कि वो आके जनरेशन में शो ऑफ हो। ठीक है, तो क्या होता है, आगे जाके कैरियर का फॉर्म भी कर सकते हैं और वो जो कैरियर फैक्टर है वो जाके नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जैसे आपका मतलब क्रोमोसोम पर है प्रेजेंट तो उसमें एलिस पेयर में होते हैं। अगर एलिस सेम है तो वो क्या है, आपके होमोजाइगस है। और डिफरेंट बोले तो कि एक डोमिनेंट है और एक आपका रिसेसिव है, और सेम है यानी कि दोनों रिसेसिव एलिल्स है या दोनों डोमिनेंट एलिल्स है। और फिर हमने हेमी भी पढ़ा था, हेमी में आपका क्या, एक एलिल्स जो होता है वो एक्सप्रेशन कंडीशन में होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, प्रेजेंट ही नहीं होता है। और फिर सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ट्रेल्ड क्या होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक तो ऑटोसोमल होता है, एक सेक्स लिंक्ड होता है। ऑटोसोमल में भी आपके क्या है, डोमिनेंस है या फिर आपका रेसेसिव है। यही आप जाके वहां पर स्टडी करेंगे कि आगे का किस तरह का प्रोसीजर। अब इसको भी स्टडी करने के लिए एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है कि जैसे कि आपका क्या, ये स्क्वायर है तो इसको मेल आइडेंटिफाई किया है फैमिली ट्री के लिए, राउंड है तो इसको फीमेल में किया है, और मैरिज पर्पस तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, इनमें मैचिंग कराएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 1 जनरेशन जो कि आपका क्या है कि और इस तरह का चार्ट दिया हुआ है, एक दूसरा सिंबल दिया हुआ है इस तरह का कि आपका एक स्क्वायर है और राउंड है, इसको क्या डबल लाइन से किया। तो ये क्या है कि मैरिज अंडर रिलेटिव्स। ठीक है, ऐसा कुछ रिलीजन्स में होता है कि हमारा रिलेटिव्स में ही मैरिज हो जाती है। फिर आगे जाके क्या है कि पूरे आपको इसको क्या किया है, डार्क कर दिया, तो ये इफेक्टिव है। ठीक है, इफेक्टिव एलिल्स है। ठीक है, ये क्या है कि जनरेशन में जाके क्या होगा कि वहां पर डिसीज देगा। ठीक है, इस तरह का आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीडीगरी को किस तरह से एनालिसिस करते हैं। तो ये विथ फिगर क्या दिया हुआ है, और उसमें ये भी दिया हुआ है कि जो आपके ऑटोसोमल है, जो 21st में बता रहे हैं हम बता रहे, तो वो उन्होंने पूरा बाय फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी फिगर दिया हुआ है, ये गायनोसेमेटिया इसका भी फिगर दिया हुआ है, और आपका रूमेडिया ओवरी इसका भी फिगर दिया। फिगर से बताया है कि किस तरह जो मेल है वो फिनोटिपिक होता है, तो उसमें क्या फीमेल्स के कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, उभर के आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, डोमिनेट फेस में आ जाते हैं। और आपका इसमें क्या है कि जो फीमेल है वो स्टेराइज हो जाती है, तो वो क्या है उसमें आपके जो गोनेट्स है या फिर सेक्स ऑर्गन है वो अनडेवलप रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का पूरा फिगर से दिया है। पीडीगरी भी उन्होंने फिगर से दिया है कि आप किस तरह स्टडी करोगे कि मतलब पेरेंट्स में है तो फीमेल पेरेंट्स मेल और फीमेल को उन्होंने राउंड और स्क्वायर से दिया है। फिर फर्स्ट जनरेशन में, और फिर इसके बाद उन्होंने वो भी फिगर दिया हुआ है
कि जैसे कि मैटिंग होती है तो आफ्टर मैटिंग क्या है, वन चाइल्ड गर्ल एंड वन इज अ बॉय। तो अब इसको क्या है कि जो सीक्वेंस है, पहले बॉय है तो पहले बॉय सर्कल बनाया है, और पहले गर्ल है तो पहले क्या बनाया है, स्क्वायर और सर्कल। इस तरह उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एनसीईआरटी में कि मतलब जिस तरह से आपका बॉन्ड पहले हुआ है उसी तरह का आपका क्या करना है। तो पेडिग्री क्या है कि मतलब आपकी जो डिसीज है वो किस तरह आपके क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह आपका मतलब क्या रेसेसिव फॉर्म में आ रहे हैं या डोमिनेंट फॉर्म में आ रहे हैं या कैरियर फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, कैरियर में तो कोई कुछ नहीं होता, बस क्रोमोसोम पे वो फैक्टर जीन प्रेजेंट होता है, और अगर वही कैरियर क्या हो गया आपका शो ऑफ हो रहा है, यानी कि वहां पर रेसेसिव और आपके दोनों क्या हो गए हैं, रेसेसिव या डोमिनेंट वो कैरेक्टर दोनों क्रोमोसोम पर आ गए हैं जीन पर, जो कि आपके डिसीज को क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। तो ऐसा करके यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पहला वाला कौन सा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जो मेंडलिज्म पर पूरा था कि मेंडल ने गार्डन पी पे किया और फिर इसके बाद किस तरह उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए और वो 7 कैरेक्टर को लेके उन्होंने 1 2 या 3 ईयर नहीं, पूरे 7 ईयर कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट किया। और फिर उनका जो एक्सपेरिमेंट है जब वो 18th सेंचुरी में उन्होंने किया, बट इस एक्सपेरिमेंट को पॉपुलैरिटी कब मिली, 19th सेंचुरी में, जब दूसरे साइंटिस्टों ने इसको री स्टडी किया, तब कहीं जाके उन्हें पता चला कि मेंडल्स जो है वो अच्छी चीजें देकर गए हैं। जैसे कि उनका थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, तो उसमें आगे चल के साइंटिस्टों को लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की एक्टिविटी और मिली, जबकि मेंडल को ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने बहुत ही क्लियर तरीके से जो 7 कैरेक्टर लिए थे वो दैट्स लाइक इज ए 7 रूम, तो वो एक दूसरे के जीन में कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किए हैं। क्या लिया था उन्होंने, प्लांट हाइट लिया था, और क्या लिया था आपका पॉट कलर और पॉट कलर शेप लिया था, और आपका शीट कलर शीट शेप लिया था। इस तरह के कैरेक्टर लिए थे कि जिसके जीन अपने पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर ही थे, वो एक दूसरे को कहीं भी आपके क्रॉस नहीं कर रहे थे, कहीं भी फ्यूज नहीं कर रहे थे, अपने सेपरेट थे। तो इस मामले में मेंडल थे वो बहुत ज्यादा लकी थे कि उन्होंने गार्डन पी को चूज किया, और गार्डन पी पे जितने भी लॉ दिए वो सारे के सारे परफेक्ट ऑब्जर्व हुए, परफेक्ट आगे जाके रिजल्ट दिया। ठीक है, बट ये उनका बैड लक था कि उनको उनके जीते जी इतनी पॉपुलैरिटी और लोगों ने उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। बस कंट्रोवर्सी चल रही थी कि आप मैथ्स में का यूज कर रहे हो, आप फैक्टर बोल रहे हो, आप कैरेक्टर बोल रहे हो, क्योंकि तब आपका जीन और क्रोमोसोम इनका ये टर्म की क्या डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसकी वजह से उनके लॉज जो थे वो ज़्यादा पब्लिक भी प्रॉपर वे में पब्लिक भी नहीं हुए थे, क्योंकि आज के टाइम जैसा सोशल मीडिया भी नहीं था ना। आज तो कुछ भी अगर आपको करना है तो बस डाल दो बना के और फिर वो अपने आप पब्लिक पे पहुंच जाता है। तो ऐसी चीज़ें थी, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो क्या कंट्रोवर्सी चलती रहती थी कि मतलब उनको, क्योंकि उनको सीरियल वे में पब्लिक नहीं हुआ था, इसलिए कहीं कुछ कंट्रोवर्सी चलती थी, कहीं कुछ, इसकी वजह से उनका वो सब काम क्या हुआ था, सिस्टमेटिक नहीं हो पाया था। और बाद में जब लोगों को पता चला कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर बाद में और भी ज़्यादा हुआ। तो इसके साथ ये होता है, अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा 8 से 9 वीडियो बना है, तो सब अच्छे से सिस्टमेटिक देखिए कि किस तरह मेडलिज्म आपके मेडल्स के 3 लॉ हैं, और फिर उसमें आपका मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, और आपका ऑटो, ये सारे के सारे ट्राइसोमी, पॉलीपर, सब कुछ आप सिस्टमेटिक से देखो, क्योंकि आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में कि न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो न्यूमेरिकल भी हमारे होंगे, पेडिग्री का भी आता है, और आपका कि इस सोम पर प्रेजेंट है तो फिर आगे जाके किस तरह रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करनी है और अपने से बुक खोल के पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि बस बुक लेके स्कूल चले गए, बुक लेके कहीं और चले गए, क्लास चले गए, फ्रेंड के साथ पढ़ने चले गए। ठीक है, पढ़िए आप, मगर जब तक आप खुद से, और कैसे करना है, एनसीईआरटी क्या करती है कि एक्सप्लेन पूरा नहीं करती है। अब जैसे कि इसमें इसी टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने
शॉर्ट शॉर्ट में दिया, मगर आपको पढ़ना है। पॉलीप्लोइडी दिया है, ऑटोसोमी, ट्राइसोमी, तो ये सब आपको डीपली पढ़ना है। वो एनसीईआरटी लिख के छोड़ देती है, बाकी आप समझते रहो। तो आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ने का क्या तरीका है, आपने एक पैराग्राफ, पूरा लेसन कभी रीड नहीं करना है, वन पैरा को करो, वन पैरा रीड करो। और ऐसा नहीं कि पहला बार रीड करो तभी आप बस अपना कॉपी पेन लेके लिखने लग गए, नहीं, वन टाइम रीड करना है, दूसरी बार भी रीड करना है, और जब आप थर्ड टाइम रीड करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये लाइन आगे क्या कहना चाह रही है। क्या तीसरी चौथी बार रीडिंग के बाद कहीं आप नोट्स बनाना शुरू करें, तब आपकी प्रॉपर नोट्स रेडी होगी। नहीं तो आप रीडिंग करोगे तुरंत अंडरलाइन वो मार्कर लेके तुरंत, ये सब कुछ नहीं होता है। ले लिया और बस लाइन करने लगे, ये पहले रीड करिए, एक बार करिए, दो बार करिए, तीन बार के बाद जब आप फोर्थ टाइम करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस लाइन का मीनिंग आगे से कैसे कनेक्ट है। तब कहीं जाके आप, क्योंकि एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि क्या है उन्होंने शॉर्ट में दिया है। अब डीप तो आपको पढ़ना है ना, आप डीप नहीं पढ़ोगे तो आपको वो टर्म समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप आगे पढ़ते